हेलो। हमने अपने लास्ट वीडियो में आपसे ये वादा किया था कि अब नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। नया टॉपिक्स आज से जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स। सेकंड टॉपिक है भारत में जो यूरोपियन जो पावर्स आई, यूरोपीय शक्ति आई, यानी कि कौन कौन से यूरोपियंस आए। उनमें सबसे पहले पोर्तुगीज है, पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, डेन्स भी आए, फ्रेंच, फ्रांसीसी और स्वीडिश। ये लोग यूरोपियंस हैं। सबसे पहले पोर्तुगीज आए इंडिया में। सेकंड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ये। कोशिश करेंगे कि आज ही पोर्तुगीज खत्म हो जाए। सॉरी, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के ये इंडिया है, ये आपको जो पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत को ही मैंने इंडिकेट किया है क्योंकि लगभग उसी से हो जाएगा सब क्लियर। भारत में पोर्तुगीज जब आए, उससे पहले भी भारत में व्यापार होता था, एंशिएंट पीरियड से ही होता था। रोमन से भी हमारा एम्पायर था। ये मेडिटेरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी है, और ये आइबेरियन जो पेनिनसुला प्रायद्वीप है, स्पेन है ये, पोर्तुगल है ये, पोर्तुगल है ये, पुर्तगाल और स्पेन है ये। तो इस एरिया से तो हमारा पहले से ही एंशिएंट पीरियड से ही होता है। संगम जो काल में था आपके, जो चोलचेर पांडे, उन लोगों से ट्रेड रिलेशंस थे। उधर कुषाण वगैरह से भी थे। मिडिल एज में यूरोप से जो व्यापार होता था उसमें अरब्स का काफी रोल था। मिडिल मैन के रूप निभाते थे ये, और थ्रू लैंड होता था, स्थल मार्ग से होता था, जल मार्ग से भी होता था। कुछ जल मार्ग से हुआ, कुछ स्थल मार्ग से, कुछ लैंडमार्क से। इस तरह से मिलजुल के व्यापार होता रहता था प्राचीन काल से ही। मध्यकाल में मिडिल में, जैसे मैंने बताया, जो मिडिल मैन की भूमिका निभा रहे थे अरब्स। इस वक्त जो मध्यकाल के जो व्यापारी हैं या एंशिएंट पीरियड के जो थे, उनको अपने और जो यूरोपियन पावर जो आई, जैसे मैंने अभी लिखा था, अंतर है। प्राचीन काल के जो ट्रेडर्स थे और मिडिल एज के, उनको अपनी गवर्नमेंट की, अपनी जो सरकारें थी, उसको पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ देना। वो इंडिविजुअल बेसिस पे ग्रुप बनाकर व्यापार किया करते थे। लेकिन भारत में जो यूरोपियन पावर्स आई, उनके साथ ऐसा नहीं था। वहां की गवर्नमेंट का पूरी तरह से सैनिक और राजनीतिक सहयोग था, पूरा सपोर्ट था, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट था। ये अंतर है। चलिए, लेकिन मध्यकाल का जो व्यापार था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। यूरोप भी मॉडर्न एज में प्रवेश कर रहा था। एक अंतरराष्ट्रीय घटना को प्रमुख जिम्मेदार माना जाता है इसके लिए कि जो भारत के साथ यूरोपियंस ने नया ट्रेड को जो है, ट्रेड रूट को, व्यापार मार्ग को खोजा। इसके लिए एक घटना मानी जाती है। ये एक प्लेस है टर्की में। इसको आजकल तो इस्तांबुल कहते हैं, लेकिन उस वक्त जो है, इसको प्राचीन काल में समझ लीजिए या मध्यकाल में
कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया हिंदी में कहते थे। आजकल इसका नाम इस्तांबुल है, पहले कॉन्स्टेंटिनोपल था। ये जो टर्की का एरिया है, ये कभी रोमन एम्पायर के अंतर्गत था। कॉन्स्टेंटाइन जो एक रोमन एम्परर थे, उन्हीं के नाम पर यह शहर बसा। और जब रोमन एम्पायर दो भागों में टूटा और ईस्टर्न रोमन एम्पायर को हमने एक नाम दिया बाइजेंटाइन, BYZANITN, बाइजेंटाइन। इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को बनाया गया, ये कैपिटल थी। यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसको बाइजेंटाइन कहते थे, उसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल कहलाई, और आज का मॉडर्न इस्तांबुल ही उसका नाम है। इसमें एक घटना जो प्रमुख हुई, जो आपके हुई, वो ये थी कि 1453 में ऑटोमन टर्क्स ने इस पर कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, और जो ईस्ट के साथ जो व्यापार होता था पूर्व के साथ, इससे डिस्ट्रक्ट हो गया, बाधित हो गए। तो भारत के साथ या पूर्व के देशों के साथ नए ट्रेड रूट को खोजने के लिए, नए व्यापारिक मार्ग को खोजने के लिए यूरोप की शक्तियों ने प्रयास किया, और इसमें दो कंट्री, स्पेन और पोर्चुगल ने लीडिंग रोल किया। लीडिंग रोल जो निभाया, जो है अग्रणी भूमिका निभाई। आपको अगर ज्योग्राफी का स्टडी किया होगा तो ये जो पेनिनसुला है, इसको आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। यानी कि आइबेरियन पेनिनसुला पे दो कंट्री यूरोप की हैं, पोर्चुगल और स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन। तो यहां के लोग, यहां के शासकों ने भौगोलिक खोजों को प्रमोट किया, नए नए ट्रेड रूट्स को लिए प्रयास किए। इसी प्रयास में कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। हालांकि वो भारत के लिए निकला था, लेकिन भारत ना पहुंचकर अमेरिका पहुंच गया, सहयोग से पहुंचा था। अच्छा, दूसरा जो देश है ये पोर्चुगल। यहाँ के भी रूलर्स भी काफी प्रमोट कर रहे थे भौगोलिक खोजों को। इनमें एक व्यक्ति का नाम है प्रिंस हेनरी, और इसको नेविगेटर भी कहते हैं, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। इसने काफी प्रमोट किया। इस दौरान कार्टोग्राफी में, नेविगेशनल साइंसेस में काफी प्रोग्रेस हुई। और पुर्तगालियों ने धीरे धीरे ये जो सदर्न पॉइंट है एशिया, अफ्रीका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है ये, इसको खोज लिया। और जो वो व्यक्ति था जिस पुर्तगाली व्यक्ति ने इसको केप ऑफ गुड होप को खोजा, वो था बार्थोलोम्यू डियाज। ये डेट मानी जाती है 1487 में केप ऑफ गुड होप को खोज लिया। लेकिन वो भारत के लिए नहीं आ पाया था, रास्ते से यहां से ही लौट गया। अफ्रीका के जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु से ही वापस चला गया। लेकिन
एक आशा तो है, इसलिए उत्तम आशा, इसको अंतरिक्ष भी कहते हैं। एक आशा बन गई कि हमने पूर्व की ओर जो है व्यापारिक मार्ग खोज लिया। लगभग 10 साल के बाद एक दूसरे पोर्तुगीज जो सेलर था, पुर्तगाली जो नाविक था, उसका नाम था वास्को डा गामा। 1497 में लिस्बन से चला। ये लिस्बन है, पुर्तगाल की जो कैपिटल राजधानी लिस्बन है, लिस्बन से चला। और अफ्रीका के, देखिए मैंने कहा कि एक पहले जो यात्री थे वो बार्थोलोमेव डियाज है। ये बार्थोलोमेव डियाज का आप ट्रेड रूट समझ सकते हैं। तो वो यहीं से ही वापस हो गया था, रिटर्न कर गया था। हाँ, उसी के रूट को वास्को डी गामा ने फॉलो किया। बार्थोलोमेव डियाज सिर्फ यहां से ही रिटर्न कर गया, लेकिन वास्को डी गामा भारत पहुंच गया था। कैसे पहुंचा था? देखिए, वेस्टर्न यूरोप का उसी को ट्रेड रूट को फॉलो करते हुए ये यहां पे मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक है, ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर, इसको मेडागास्कर कहते हैं, मालागाशी भी कहते हैं। मेडागास्कर, मेडागास्कर इंपॉर्टेंट है ये, मालागाशी भी कहते हैं इसको, मालागासी, GASY। ये मोजाम्बिक है। और ये जो वाटर है, इस वाटर बॉडी को मोजाम्बिक चैनल कहते हैं, मोजाम्बिक चैनल कहते हैं इसको। ध्यान रखना, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चैनल कहते हैं इसको। हाँ, यहां से होता हुआ ये मोजाम्बिक चैनल है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में है। यहां से वास्को डी गामा होता हुआ एक इंडियन पायलट के माध्यम से कालीकट पहुंचा। कालीकट ये है भारत में। हाँ, मेडागास्कर, यहां पर देखा अगर आपने, अगर जो इंडियन ओशियन की करंट्स हैं या आपके अटलांटिक की ओशन है, यहाँ बेंगुला की करंट बह रही है, कोल्ड करंट होती है। यहां पर आपके जो है मेडागास्कर की है और मोजाम्बिक करंट है, दोनों मिलकर जो अगुलास बनेगी, ये सब करंट्स हैं। मोजाम्बिक की करंट है ये मोजाम्बिक करंट है, और आपके मेडागास्कर है, अगुलास, ये इंडियन ओशियंस की वार्म करंट मानी जाती है। और इसका जनरेशन जो साउथ इक्वेटोरियल जो करंट है, दक्षिण विषुवद्रेखीय जो धारा है, उसके वजह से होता है, और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से इसका ओरिजिनेट होता है। यानी कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के माध्यम से साउथ इक्वेटोरियल करंट होती है, वो कई भागों में बढ़ जाती है। एक मोजाम्बिक तक चलती है, मेडागास्कर तक जाती है, दोनों मिलकर ही एक अगुलास की जो है करंट बनाती है, गर्म बनती है। यानी कि मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अगुलास जो है ये वार्म करंट है इंडियन ओशियन की। ये तो थोड़ा सा ज्योग्राफी का पॉइंट आ गया था। अच्छा, कालीकट पहुंचा। कालीकट का जो शासक था, यानी कि मई 1498 में, डेट इंपॉर्टेंट है, वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है। यहां का शासक है जमोरिन। जमोरिन बेसिकली जो कालीकट के रूलर्स हैं उनकी टाइटल हुआ करती थी। जमोरिन ने वास्को डी गामा का वेलकम किया, इसका स्वागत किया। अच्छा, एक चीज और मैं यहां से बताऊंगा जो इसमें पॉइंट्स बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि मिडिल एज से ही अरब जो थे इस क्षेत्र से होने वाले व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे, मिडिल मैन की भूमिका निभा रहे थे। यानी कि इसका हम कहने का अभिप्राय है कि जब पोर्तुगीज ने लैंड किया कालीकट में तो अरबों ने इसको पसंद नहीं किया, क्योंकि जो भारत के साथ जो व्यापार हो रहा था इसमें उनकी मोनोपोली थी, और इस एक अधिकार को, इस मोनोपोली को पोर्तुगीज आए थे, एक प्रकार से चैलेंज माना उन्होंने, और दोनों के संबंध खराब हुए। यानी कि जब पोर्तुगीज कालीकट में उतरे तो जमोरिन ने तो वेलकम किया था, हालांकि बाद में
संबंध भी खराब होते हैं जमोरिन से। लेकिन जब वास्को डी गामा उतरा तो जमोरिन ने, जो शासक था कालीकट का, रूलर था, उसको वेलकम किया। लेकिन अरब्स ने इस क्षेत्र में, जो कोस्टल एरिया में ट्रेड करते थे जो अरब्स, उसको पसंद नहीं किया। हाँ, अरबों से राइवलरी रहेगी, काफी आगे तक रहेगी अरबों से। अच्छा, ये प्रकार का हुआ, एक प्रकार से किस रूट से आया। अच्छा, इसी लगभग रूट से वो वापस चला जाता है। हाँ, वास्को डी गामा सॉरी। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड जो पोर्तुगीज एक्सपेडिशन आएगा वो कैब्रॉल कहलाएगा। अल्ब्रेच कैब्रॉल इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि सेकंड जो पोर्तुगीज एक्सपेडिशन था, द्वितीय जो पोर्तुगीज अभियान था, उसका लीडर कौन था? कैब्रॉल, यानी कि वास्को डी गामा के बाद कैब्रॉल आया। कैब्रॉल आया। अच्छा, हाँ, इसके पश्चात ये एक आवश्यकता, एक नीड फील की गई कि वायसराय जो है भारत में अपॉइंट किए जाए। वायसराय जो है, हाँ, यानी कि वास्को डी गामा और कैब्रॉल वायसराय नहीं थे। वायसराय जो है, यानी कि गवर्नर जो नियुक्त करने की एक पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने सोचा, तो इसलिए जो है वायसराय अपॉइंटमेंट की एक नई सीरीज शुरू हुई। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पोर्तुगीज गवर्नर था। यानी कि वास्को डी गामा भी नहीं थे, कैब्रॉल भी नहीं थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनके बारे में बताएंगे भाई। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का असल में जो पॉलिसी थी, ये इस व्यू में, इस विचार में विश्वास करता था कि लैंड पर बहुत ज्यादा सेटलमेंट, बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह ना बनाई जाए, नेवी को, नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसका यह कहना था कि एज लॉन्ग एज यू मे बी पावरफुल एट द सी, यू कैन होल्ड इंडिया एज योर्स। अल्मीडा साहब फरमा रहे हैं कि जब तक आप समुद्र पर, देखिए ये इंडियन ओशियन है, ये अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है ये पूरा, जब तक जो है आप इंडिया क्या कहते हैं ओशियन पर, ये बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, ये सब उसकी ब्रांचेज है। जब तक आप समुद्र पर पावरफुल बने रहेंगे तब तक भारत को अपने प्रभुत्व में बनाए रखें, भारत पर कंट्रोल, नियंत्रण बनाए रखेंगे। और इसीलिए इनकी जो नीति थी वो ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाती है इनकी, अल्मीडा की। इस व्यक्ति ने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इजिप्ट यानी कि मिस्र और टर्की यानी कि तुर्की और गुजरात की कंबाइंड आर्मी को, कंबाइंड फोर्स को हराया था इस व्यक्ति ने। क्यों? देखिए, भारत के साथ जो व्यापार हो रहा था यूरोप के लिए या एशिया के लिए, उसमें इजिप्ट ये है और टर्की ये है, ड्यूटीज मिलती थी। उस ड्यूटीज का पुर्तगालियों के आने से, इनको ड्यूटीज से जो है, जो आप एक प्रकार से जो शुल्क था उससे उसकी हानि होने लगी। और गुजरात का जो शासक था वो भी पुर्तगाली, जो कोस्टल एरिया में पुर्तगाली जो इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ रहा, उससे भयभीत था वो। तो तीनों ने एक एक्सपेडिशन शुरू किया पोर्तुगीज के, लेकिन अल्मीडा ने हरा दिया। और इंडियन ओशियन में पोर्तुगीज नेवल पावर को इस व्यक्ति ने स्टेब्लिश कर दिया था। अच्छा, हाँ,
जैसे मैंने कहा फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर अल्मीडा थे, उसके बाद जो सेकंड आते हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भारत में पोर्तुगीज जो पावर है, सत्ता, उसका वास्तविक संस्थापक कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वास्तविक, अल्मीडा नहीं। लेकिन सेकंड वायसराय जो अल्बुकर्क है वो रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, अल्बुकर्क। इस व्यक्ति के बारे में सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, कोशिश करेंगे इस वीडियो में आ जाएं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ब्लू वाटर पॉलिसी थी अल्मीडा की, लेकिन ये व्यक्ति उससे सेटिस्फाइड नहीं था। नहीं, कोस्टल एरिया में भी उसका व्यू था कि केवल नेवल पावर पर हम किसी भी डोमिनियन को, किसी भी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में बहुत समय तक नहीं रख सकते। यानी कि हमको टेरिटरी भी ऑक्यूपाई करनी चाहिए, और इसने बहुत सारी टेरिटरी ऑक्यूपाई करी। बताते हैं अल्बुकर्क। देखिए, भारत में जो पुर्तगीज पावर है, मैंने बताया कि अल्बुकर्क, हाँ, अल्बुकर्क का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो 1510 में इसने गोवा ले लिया था। गोवा, इसने गोवा को ले लिया था। गोवा आदिल शाही डायनेस्टी के पास था। आदिल शाही डायनेस्टी थी, आदिल शाही डायनेस्टी के पास था। यूसुफ आदिल शाह से इस व्यक्ति ने जो है क्या कहते हैं, गोवा छीन लिया था। सॉरी, यूसुफ आदिल शाह से 50, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछता है कि किस ईयर में। 1510 में इसने गोवा ले लिया था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह का टाइम पीरियड ये है, 15 तक है क्या? हाँ, ये यूसुफ आदिल शाह से इस व्यक्ति ने गोवा ले लिया था। आदिल शाह, हाँ, आदिल शाही डायनेस्टी। जब आप बहमनी साम्राज्य पढ़ाएंगे तो बहमनी साम्राज्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय अस्तित्व में आया। जिन लोगों को इतिहास की अभी ये एरिया नहीं पढ़ा है, हो सकता है उनको ये थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन बहमनी साम्राज्य जो है ये दक्कन में आया था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, और 15th सेंचुरी के एंड में और 16th सेंचुरी में ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। बहमनी जो है, बहमनी, तो उसमें जो है बीदर, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सब उभर के आए। तो बीजापुर के थे ये, बीजापुर से लिया था गोवा। यानी कि बीजापुर में जो डायनेस्टी आई वो जो है क्या उसकी स्थापना की यूसुफ आदिल शाह ने की थी। बीजापुर की डायनेस्टी की स्थापना उसी से इसने गोवा ले लिया था। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उत्तर भारत में क्या सिचुएशन थी। यानी कि जब वास्को डी गामा 1498 में आया, और जब अल्मीडा रहे और अल्बुकर्क थे, उत्तर भारत में लोदी डायनेस्टी पावर में थी। लोदी डायनेस्टी जो है पावर में थी। हाँ, ये सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड है। सिकंदर लोदी जो है सेकंड लास्ट रूलर है, सुल्तान है, और लोदी डायनेस्टी उसके बाद अंतिम है। इब्राहिम शाह लोदी जो अकबर के साथ युद्ध में मारा जाएगा, सॉरी बाबर के साथ पानीपत की फर्स्ट बैटल में बाबर के साथ लड़ाई में मारा जाएगा। तो हाँ, सिकंदर शाह लोदी का टाइम पीरियड 1489 से 1579 पे, अब जो है आपके 1498 में वास्को डी गामा आता है, तो देख लीजिए। यानी कि नॉर्थ इंडिया में लोदी डायनेस्टी में सिकंदर लोदी जो है पावर में था। चलिए, अच्छा,
अल्बुकर्क साहब के बारे में पढ़ाए थे कि 1510 में गोवा ले लिया। एक चीज और इंपॉर्टेंट इनके साथ के बारे में बताया जाएंगे। देखिए, गोवा ले लिया, गोवा बाद में पोर्टुगीज हेडक्वार्टर, भारत में जो पोर्टुगीज सेटलमेंट है उसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय गोवा ही बना। लेकिन पहला जो मुख्यालय था वो कोचीन था, कोचीन था, कोचीन था। और मैं यहां भी ये बताना चाहूंगा कि गोवा अल्बुकर्क ने ले लिया था यूसुफ आदिल शाह से, आदिल शाह से 1510 में, लेकिन हेडक्वार्टर नहीं बना, हेडक्वार्टर कोचीन ही बना रहा। गोवा को हेडक्वार्टर बनाया जाएगा 53 में। इसके बाद जो वाइसराय, जो गवर्नर आएंगे वो बनाएंगे, लेकिन गोवा को ले लिया है पुर्तगीज ने, लेकिन हेडक्वार्टर नहीं बना, हेडक्वार्टर कोचीन ही बना रहा। ठीक, अच्छा। जैसे मैं आपसे पहले एक डायनेस्टी का जिक्र किया था, बहनी, हाँ, ये कृष्णा रिवर है और ये तुंगभद्रा। तो ये जो नीचे का डायनेस्टी एक पावर थी विजयनगर, विजयनगर के रूलर थे, उससे पोर्तुगीज के रिलेशन अच्छे थे, फ्रेंडली रिलेशंस थे। उसकी वजह भी है थी कि देखिए मैं आपसे बताऊंगा कि एक तो पोर्तुगीज का जब बीजापुर से राइवलरी थी, शत्रुता थी, हॉस्टिलिटी थी, विजयनगर की भी थी, यानी कि पुर्तगाली और विजयनगर दोनों के शत्रु, दोनों की शत्रुता थी। किससे? बीजापुर से, एक वजह थी। दूसरा है कि अरब से जो घोड़े आ रहे थे, हॉर्सेज आ रहे थे, उस पर पुर्तगालियों ने एक प्रकार से अपनी मोनोपोली स्टेब्लिश कर ली थी, एक अधिकार, और विजयनगर को घोड़ों की सप्लाई जरूरत थी। ये क्वेश्चन है यूपीएससी में आया था कि क्या इस टाइप से रिलेशन थे? यस, फ्रेंड रिलेशन थे कि आपूर्ति के लिए पोर्तुगीज जो है जो पावर है उस पर डिपेंड हो गए थे विजयनगर के शासक। दो वजह बताई कि विजयनगर की शत्रुता थी बीजापुर से, और जो है आपके और हॉर्सेज की सप्लाई, और पोर्तुगीज के भी शत्रु थे भी, यूसुफ आदिल शाह के, जो उसके बाद जो आदिल शाह डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनसे शत्रुता थी। तो एक रिलेशंस यानी कि अच्छे नहीं थे, लेकिन पोर्तुगीज और विजयनगर के रिलेशन अच्छे थे। दो वजह मैंने आपको बताई। अच्छा, हाँ, ये हुआ आपका। अच्छा, देखिए जैसे मैंने अभी बताया था कि अल्मीडा ने सिर्फ ये कहा था कि हमको सिर्फ नेवी पावर पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसके समय जो है पॉलिसी रिवर्स कर दी गई और कोस्टल एरिया में भी काफ़ी फैक्ट्री खुली, और जो इंडियन ओशन है उसमें भी काफ़ी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी उस पर जो है पोर्तुगीज ने कंट्रोल करना शुरू किया। अल्बुकर्क के समय ये होमुर्ज है, फारस की खाड़ी में होमुर्ज है, ये समझ लीजिए होमुर्ज और मुर्ज भी कहते हैं इसको, एक ही मतलब है। मलक्का पे कंट्रोल कर लिया, साउथ ईस्ट एशिया में है, ये होमुर्ज है मलक्का। और अरबों के व्यापार को डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये सब की पॉइंट्स पर भी है। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अदन है, अदन पर भी ले लिया। और आपके इन्होंने क्या कहते हैं, पुर्तगालियों ने बाद में देखा गया है कि जाफनापट्टनम, बट्टिकुलावा, कोलंबो, यानी कि पुर्तगाली सत्ता ने धीरे धीरे इंडियन ओशियंस के जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थे सब पे कंट्रोल कर लिया। पूरे ट्रेड जो इंडियन ओशन में ट्रेड जो एक्टिविटीज थी उसको नियंत्रित करने के लिए कोस्टल एरिया में फैक्ट्री थी। देखिए पुर्तगालीज की जो फैक्ट्री है, हालांकि कुछ फैक्ट्री इस वक्त बन चुकी थी, कुछ बाद में बनेंगी, ये किवलोन, कोचीन, कैनेनोर, कालीकट,
क्रैगनोर, मंगलोर, भटकल, हैनोवर, गोवा, बॉम्बे, सेलसिट, बेसीन, सूरत में भी इनका स्थिति थी, कैम्बे, 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 ड्यू, इस तरह से काफी बड़े एरिया में, यानी कि इंडियन ओशियन की जो की पॉइंट्स है वहां पर भी, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस वहां पर भी, और कोस्टल एरिया में भी इनका काफी इन्फ्लुएंस पड़ गया। एक चीज मैं एक दिन बैठा बैठा सोच रहा था, देखिए अल्बुकर्क साहब का क्या है कि जो है अल्बुकर्क साहब जो है 16th सेंचुरी में है। अल्बुकर्क का जो टाइम पीरियड है वो ये है, ये अल्बुकर्क। अच्छा, ये बताने का मतलब ये है कि सॉरी मलक्का तो दोबारा लिख देंगे, हाँ अल्बुकर्क है। सेंचुरी में अल्बुकर्क, 16th सेंचुरी में जो रियल फाउंडर है पुर्तगीज पावर का भारत में, अल्बुकर्क भारतीय जो हिंद महासागर में जो की एरियाज हैं उन पर कंट्रोल कर रहा है। अगर आप 21वीं शताब्दी की जियोपॉलिटिक्स को देखें तो ये जो साइट है कहीं ना कहीं चाइनीज की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, मोतियों की जो माला है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, PARLS, स्ट्रिंग ऑफ मोतियों की माला से देखिए, हाँ मलक्का, मलक्का पे भी इधर भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है, और इधर आपके म्यांमार में भी है, म्यांमार में भी है, और आपके ये आपके चटगांव में उसका प्रेजेंस है, हम्बनटोटा, ग्वादर, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, और जो है आपके इधर, और ये इधर पाकिस्तान में बलूचिस्तान में ग्वादर, यही तो मोतियों की माला है। और यही जो कि ज्योग्राफिक जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, जो महत्वपूर्ण भूस्तात्विक जो स्थान है, उस पे अल्बुकर्क 16th सेंचुरी में ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और 21वीं शताब्दी में चाइना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फारस की खाड़ी है ये फारस की खाड़ी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसी के काउंटर के लिए भारत ने चाबार बनाया है। चाबार में थोड़ा सा इन्वेस्ट आपने भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी कुछ थोड़ी सी बैड न्यूज भी आई है। चलिए, अच्छा, पर्शियन गल्फ, इंडस वैली, हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही इस एरिया में, जब ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी इस एरिया में, तो इस एरिया से हमारे फारस की खाड़ी से रिलेशंस थे। फारस की सील मिली है लोथल गुजरात में है। यहां का शासक, हाँ इसका टाइम पीरियड है ये BC में, कहता है क्या, सारगोन का फेमस शासक है शारगाम। अक्काड़ जगह है कि मेहलुआ का मतलब सिंधु के जो जहाज है मेरे यहां लंगर डालते हैं, यानी कि हमारे यहां, यानी मेहलुआ सिंधु के व्यापारी इस एरिया में, जो मेसोपोटामिया का एरिया है, इराक का जो है ये मेसोपोटामिया का एरिया है, इस एरिया से हमारे रिलेशंस थे। यानी कि फारस की खाड़ी सिंधु सभ्यता के समय भी महत्वपूर्ण थी, और अल्बुकर्क के समय भी महत्वपूर्ण थी, और आज चाइनीज प्रेजेंस भी है। मध्यकाल में यहां से घोड़े आते थे, भारत की जो है ऊर्जा आती थी, और आजकल फ्यूल आता है, ईंधन आता है। तो फारस की खाड़ी सदैव रही है। यानी कि कहने का मतलब है 16th सेंचुरी में जो अल्बुकर्क ने सोचा था वही 21st में चाइनीज सोच रहे हैं। चल, ये कहानी थी। ओके, हाँ, अल्बुकर्क ने, जैसे मैंने बताया,
जब भारत में रहा तो इसने, क्योंकि पुर्तगाल एक छोटा सा देश है, पोर्तुगल एक बहुत छोटा सा देश है, तो मैन पावर की कम, जो मैन पावर बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए मैन पावर को बढ़ाने के लिए इसने कहा कि जो पोर्तुगीज जो मैन है, पुर्तगाली लोग हैं, उनको इंडियन वुमेन से शादी करनी चाहिए, ये इसने कहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं इसमें। अच्छा, दूसरी बात है, इसने सती प्रथा, सती जो प्रथा थी आपकी, सती सिस्टम, उसको खत्म किया इस व्यक्ति ने, बैन लगाने की कोशिश करी। देखिए, सती प्रथा भारत में पहले से ही रही है। जब अलेक्जेंडर ने भारत पर अटैक किया तो स्ट्रैबो ने लिखा है कि जो कट जाति के लोग हैं, उनकी महिलाएं जो हैं सती हुआ करती थी। स्ट्रैबो ने लिखा है, कट यानी पंजाब क्षेत्र में। अच्छा, दूसरी बात जो है, लंबे समय तक सती प्रथा चलती रही, और जो है जो आपके प्राचीन साहित्य है उसमें बाण भट्ट ने और मेधा तिथि ने, ये क्वेश्चन भी आए हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछे हैं, इनकी सती प्रथा की आलोचना की। बाण भट्ट जो है कोर्ट पोएट था, दरबारी कवि था हर्ष का। मेधा तिथि ने मनुस्मृति पर आपकी जो है कमेंट्री लिखी है, तो इन दोनों ने सती प्रथा की आलोचना करी है। अच्छा, गुप्त काल का ही सती प्रथा का एक थोड़ा सा इतिहास बताते हैं। एरन इंस्क्रिप्शन है 15 सती प्रथा का जो है एडी का है, ये ईस्वी का एरन अभिलेख 510 का 510 ईस्वी का एरन अभिलेख सती प्रथा का फर्स्ट जो क्या कहते हैं इंस्क्रिप्शन है ये, जिसमें लिखा है। हालांकि इससे पहले सती प्रथा मैंने बताई चली आ रही थी, अलेक्जेंडर के समय भी बताते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपके बाण भट्ट ने इसको आलोचना की है, मेधा तिथि ने आलोचना की है, और अल्टीमेटली सती प्रथा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में रेगुलेशन 17 के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। हाँ, रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया, किस रेगुलेशन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पूछा था, यूपीएससी तो स्टेप नहीं पूछा है, लेकिन जो है 1829 बेंटिंग के समय राजा राम मोहन राय वगैरह के काफी सपोर्ट से इसको जो है इलीगल जो है घोषित किया गया था। रेगुलेशन 17 था, रेगुलेशन याद रखें आप। तो सती प्रथा का ये हो गया। इस कहने का मतलब है अल्बुकर्क ने भी प्रयास किए थे सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने 2 वायसराय डील किए हैं, अल्मीडा और अल्बुकर्क के बाद है दूसरा नूना डा कूना, नूना डा कूना, नूना डा कूना। नूना डा कूना का मेन कंट्रीब्यूशन क्या है कि इसने, जब मैंने बताया कि पहले जो है और ये तो किवलोन है, ये आपके कोचीन है, कोचीन जो है वो हेडक्वार्टर था, और गोवा को इस व्यक्ति ने हेडक्वार्टर, पोर्तुगीज पावर का, भारत में पोर्तुगीज पावर का जो हेडक्वार्टर जो है गोवा बन गया था 1530 में, 1530 में नूना डा कूना के समय। गोवा, मैंने बताया कि गोवा को जीत लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था अल्बुकर्क ने, लेकिन हेडक्वार्टर बना इस व्यक्ति के समय। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हेडक्वार्टर कोचीन, द सेकंड शिफ्ट हो गई थी, जो हेडक्वार्टर मुख्यालय गोवा हो गया था। अच्छा, इन जो है ये आपके क्या कहते हैं, इस एरिया में भारत के जो ईस्टर्न कोस्ट में भी काफी सेटलमेंट हो गए थे। सैन थोमे मद्रास के समीप है, सैन थोमे, इसको थोड़ा सा साफ सा लिख देते हैं इधर, सैन थोमे। मैलापुर है, मैलापुर जगह है, सैन थोमे को कहते हैं मैलापुर, सैन थोमे। हुगली की पोजीशन ये है, हुगली वगैरह में, यानी कि भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे भी इंडियन जो पोर्तुगीज जो टेरिटरी थी, पोर्तुगीज सेटलमेंट्स थे, वो आने लगे थे। और जो एक महत्वपूर्ण था इधर आप समझते पोर्तुगीज का जो है, ये चटगांव था। चटगांव पहले से था, चटगांव मतलब इंपॉर्टेंट था पहले से। क्या बताएं इसको कि चटगांव। अच्छा, चटगांव पे क्वेश्चन आया है, चटगांव पे क्वेश्चन ये आया है कि
पोर्टो ग्रैंडे किसको कहते थे? पोर्टो ग्रैंडे, पोर्टो महान बंदरगाह चटगांव को कहते थे। ध्यान रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि चटगांव इस वक्त तो बांग्लादेश में है, कि किसको पोर्टो ग्रैंडे कहा जाता है, महान बंदरगाह। पुर्तगालियों का महान बंदरगाह पोर्टो ग्रैंडे थे। अच्छा, पुर्तगालियों, ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस मुगल शासन ने क्या कहते हैं हुगली से जो है पुर्तगालियों को निकाला था? शाहजहां। शाहजहां पे टिक लगेगा। शाहजहां, ये शतगांव है, शतगांव, हुगली, और ये बांदेल है, ये बंगाल साइड में थे। चटगांव, यानी कि 4 ये एरिया पुर्तगालियों के इस साइड में थे। हाँ, और ये इसको लिटिल पोर्ट कहते थे, यानी कि हुगली सतगांव को कहते थे, और हुगली को लिटिल पोर्ट कहा जाता था। लेकिन पोर्टो ग्रैंडे यानी कि जो ग्रेट पोर्ट था वो चटगांव पे था। ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके। एक चीज और इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अल्फांसो डी सूजा, हाँ, ये पुर्तगीज गवर्नर हैं, अल्फांसो डी सूजा। इनके समय जेसुइट संत जो है, पादरी जो है, वो आए थे, फ्रांसिस्को जेवियर साहब आए थे। ये ध्यान रखना, जेवियर जो है, फ्रांसिस्को जेवियर किसके समय आए थे? अल्फांसो डी सूजा के समय। ये मेन जो है मैंने आपको बताया है। मैंने इसमें डेट किया है आपको वास्को डी गामा, कैब्रॉल, अल्मीडा, अल्बुकर्क, और आपके क्या कहते हैं, अल्बुकर्क और नोना डा कूना और अल्फांसो डी सूजा, इनके विषय में बताया है। हाँ, इनके बारे में सिर्फ यही है कि इनके साथ आए थे जेवियर साहब, जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया काफी। हाँ, ईसाई धर्म का प्रचार किया। अच्छा, एक चीज और इसमें है कि भारत में पुर्तगाली जो सत्ता थी, पुर्तगाली जो पावर थी, वो कैसे डिक्लाइन कर गई? बहुत सारे इसके कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा है कि आपके ऑफिशियल अल्बुकर्क के बाद कोई भी एविल जो है गवर्नर नहीं आ पाया है, कोई भी बिल जो इस क्या कहते हैं ऑफिशियल नहीं था, जो उस कैलिबर का हो जिसके अल्बुकर्क थे। दूसरी बात है कि इसमें करप्शन था, पोर्तुगीज ऑफिशियल करप्ट थे। इनका इंक्विजिशन था, यानी कि जो नॉन क्रिश्चियन से उन पे ये काफ़ी अत्याचार किया करते थे, ये भी एक वजह मानी गई है। पुर्तगाल जो एक छोटा सा कंट्री है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, और इतने बड़े कंट्री को, इतने बड़े जो क्षेत्र को ऑक्यूपाई करने के पास उसके रिसोर्सेज नहीं थे, ये भी एक वजह मानी जाती थी। दूसरी बात है कि धीरे धीरे देखिए, ये कोस्टल एरियाज में तो पावरफुल थे, लेकिन जब लोधी डायनेस्टी खत्म हुई तो उत्तर भारत में मुगल आ गए, मुगल लैंड पे बहुत पावरफुल थे, तो इसलिए जो है इनका जो इंटीरियर पार्ट था भारत में, वहां भी एक्सपेंशन नहीं कर पाए। जैसे मैंने बताया कि हुगली से इनको भगा दिया गया था शाहजहां के समय, काफी संख्या में इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो यानी कि पावरफुल जो मुगल एम्पायर था उत्तरी भारत में, तो इसलिए भी ये भारत में जो है बहुत बड़े टेरिटरी को ऑक्यूपाई नहीं, कोस्टल एरिया में ही ये अपना इन्फ्लुएंस बनाए रख सके। अच्छा, और दूसरी बात है कि 1580 में जो है स्पेन ने ऑक्यूपाई कर लिया था पुर्तगाल को, तो स्पेनिश जो इंटरेस्ट थे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे, स्पेन ने इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, दूसरी बात है कि जो पोर्तुगीज के जो रिसोर्सेज थे वो डिवाइडेड थे, क्योंकि पोर्तुगीज के पोजीशन में जो ऑक्यूपेशन में आपके ब्राजील भी आ चुका था और इंडिया भी, तो इन्होंने ब्राजील पे ज्यादा ध्यान दिया इंडिया की अपेक्षा, ये था। और एक वजह और इनकी बताई जाती है कि जो पावरफुल यानी कि भारत में क्यों असफल हुई, ये 6-7 कारण बताए, और मैंने बताया कि और ब्रिटिश, ये यूरोपियन राइवल्स हैं, ये पावरफुल बन के आए, जिन्होंने पोर्तुगीज पावर को भारत में और श्रीलंका में और साउथ ईस्ट एशिया में काफी नुकसान पहुंचाया। ये वजह थी पुर्तगालीज के फेल्योर की भारत में। हाँ, 6-7 वजह हैं। अच्छा, पुर्तगालियों को कुछ कंट्रीब्यूशन भी है भाई, कंट्रीब्यूशन भी है, कुछ क्रॉप्स भी ये भारत में लेकर आए, और जैसे एक जो कमर्शियल क्रॉप थी टोबैको, तंबाकू अकबर के समय ही आ गया था भारत में, लेकिन उसकी जो कल्टीवेशन है खेती, वो आपके क्या कहते हैं
उत्तरी भारत में जो मैंने बताया कि टोबैको जो है आ चुका था अकबर के समय ही, लेकिन खेती जो है वो जहांगीर के समय हुई। ये इंपॉर्टेंट है, खेती का प्रचलन किसके समय हुआ? जहांगीर मिलेगा। और जहांगीर ही वो शासक है जिसने टोबैको के कल्टीवेशन को बैन किया था। इस दोनों के आंसर जहांगीर पे लगेंगे। हालांकि दरबार में पहुंच चुका था तब टोबैको अकबर के समय ही। खेती, अच्छा, खेती बाद में हुई जहांगीर के समय, उसी ने बैन करवाया। अच्छा, दूसरी बात है प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रिंटिंग प्रेस आई 1560 में, जब यही गोवा में जब बना, तो गोवा में ही इन लोगों ने भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगी, गोवा में लगाई, पोर्तुगीज ने ही। और आर्किटेक्चर में जो कुछ नई स्टाइल है, गोथिक जो है आर्किटेक्चर की स्टाइल, स्थापत्य शैली की गोथिक वो लेके आए ये भारत में। और भी बताएं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा है कि कौन सा वो भारतीय था जिसने प्रिंटिंग प्रेस स्टेब्लिश करने में एफर्ट किया लेकिन नहीं स्थापित किया? वो भीमजी पारेख है। वो 17वीं सेंचुरी में कोशिश करता है, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है कि कौन भी व्यक्ति था। भीमजी पारेख। भीमजी पारेख वो व्यक्ति था जिसने जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा, तो भीमजी पारेख मिलेगा। लेकिन उससे पहले ही भारत में पोर्तुगीज बना चुके थे, इन्हें भारत में स्टेब्लिश कर चुके थे, जो इंस्टॉल कर चुके थे प्रिंटिंग प्रेस, लेकिन भारतीय में पहला था भीमजी पारेख। लेकिन इनका जो एफर्ट था वो अनसक्सेसफुल रहा था। हाँ, ठीक। अच्छा, यही है बस। अच्छा, कुछ और इसमें 2-3 टर्म्स हैं, 4-5 टर्म्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। पहले एक टर्म्स है इसमें आपको, भारत में जो पोर्तुगीज एम्पायर था उसको कहते थे एस्टेडो डा इंडिया। हाँ, एस्टेडो डा इंडिया। कहीं कहीं वो भी लिखा है, ये भी लिखा है, जैसे देखें एस्टेडो इंडिया, यानी कि पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। भारत में यानी कि स्टेट इन इंडिया, भारत में पोर्तुगीज को एस्टेडो इंडिया, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, इन्होंने एक कार्टेज सिस्टम किया था, ये इंपॉर्टेंट, इसमें मैं बोलूंगा भी। देखिए, कार्टेज सिस्टम एक प्रकार से कार्टेज एक लाइसेंस था, परमिट था, एक पास था, जो इंडियन ओशियंस में जो ट्रेड एक्टिविटी हो रही, जो शिप जा रहे थे, उनको अपनी ट्रेड एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए, व्यापारिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए पोर्तुगीज से कार्टेज यानी कि वो क्या ले रहे, लाइसेंस लेना पड़ता था और उसके लिए फीस देनी पड़ती थी। उस लाइसेंस को, उस पास या परमिट को कार्टेज कहते थे। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कार्टेज पर मेंस में भी यूपीएससी पूछ चुकी है, कार्टेज क्या है, इस पे आपको कैसे लिखना है आंसर, आपको तैयार करना चाहिए। कार्टेज। अच्छा, हाँ, पीटी में भी आ चुका है, ये मेंस में भी आ चुका है। अच्छा, दूसरे भाई एक काफिला सिस्टम था। काफिला कन्वॉय थी एक प्रकार से, जो समुद्र में छोटे छोटे जहाज चलते थे उनको गार्ड किया जाता था नेवल फ्लीट के द्वारा, बड़े बड़े जहाजों के द्वारा, तो काफिला बना के चलते थे। अच्छा, अर्मिडा माने नेवल फ्लीट, अर्मिडा कहते हैं, जो नौसैनिक शक्ति होती है उसकी जो फ्लीट होती है उसको अर्मिडा कहते हैं। अच्छा, काफिला, अर्मिडा, एस्टेडो डा इंडिया। और एक टर्म्स और है कुछ, वो है क्रूज़ेडो। हाँ, ये सिक्का था, पोर्तुगीज सिक्का था भारत में। ये भी आ चुका पॉइंट है, क्रूज़ेडो क्या था। डुकाट इटालियन कॉइन था। डुकाट इटालियन कॉइन था। हाँ, ये ध्यान रखना, क्रूज़ेडो जो है वो था। चलिए, इसके बाद जो है नया टॉपिक, नया वीडियो बनेगा। आज सिर्फ इतना ही।